सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, फंडामेंटल से, यानी कि फंडा क्या होता है? फंडा कॉन्सेप्ट्स प्लस थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने वाले हो। 2020-21 में ये आपका चैप्टर जो बोर्ड के अकॉर्डिंग इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो है 10 मार्क्स। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनका जो पैटर्न है वो है 1, 3, 4, 6, 8। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि इसमें से 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएँगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएँगे, का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 4 प्लस 6 एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, ऐसा भी हो सकता है, 10 मार्क्स। ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही इसके क्वेश्चंस आएँगे, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है और जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, करीब-करीब 13 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम बड़े मार्क्स के जो ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन्स होते हैं, उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बड़े मार्क्स के क्वेश्चन छोटे मार्क्स के क्वेश्चन्स को जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो आपको चैप्टर्स का बिल्कुल बेसिक्स तक आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इस चैप्टर्स को बिल्कुल रॉ यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यहाँ कुछ बातें हो गई। इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स है और इसका जो पैटर्न है कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1, 3, 4, 6, 8 कुछ भी एग्जामिनर सेट कर सकता है। तो हमें सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है। छोटा चैप्टर है, आसानी से कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है बोर्ड के अकॉर्डिंग। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस क्या है? ये हमारा पहला यूनिट है सेक्शन ए। हमारा जो पूरा सिलेबस है सेक्शन ए और सेक्शन सेक्शन बी में डिवाइडेड है। तो यूनिट 1 सबसे पहली बुक का सबसे पहला चैप्टर है और जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है जी? सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक टाइप का अकाउंट है जो आपको बनाना है और इसका कॉन्सेप्ट्स अगर देखें तो आपको इसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि कुछ फंडास, थ्योरी और कैसे ये तैयार होगा, कैसे आप इसको बनाएँगे, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे इसकी। उसके बाद एक और अकाउंट होता है जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें टर्म्स हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है? इसमें आपको इसके फीचर्स पढ़ने हैं, कैसे आप इसको बनाएँगे, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाएँगे और फिर उसके बाद रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद स्कोप क्या है इसका? स्कोप में जो आपका जैसे 11th क्लास में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे लिमिट है, आपको यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आएँगी वो 3 और 4 ही आएँगी। 3 और 3 से 4 3 या 4 से ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं आने वाली हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स भी किस-किस में आएँगी? 3 इसमें टर्म्स हैं, उन्हीं टर्म्स के अंदर एडजस्टमेंट आएँगी और किसी भी कॉन्सेप्ट में और किसी भी टर्म्स के अंदर एडजस्टमेंट नहीं आएँगी। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शंस, इसमें एक टर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट आ सकती है, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स इसकी एडजस्टमेंट आ सकती है और सेल ऑफ
एसेट्स और ओल्ड मटेरियल की एडजस्टमेंट आ सकती हैं। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग है कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 6 मार्क्स का, या छोटे क्वेश्चंस में भी 4 मार्क्स में भी एडजस्टमेंट पूछी जा सकती हैं। अगर उसमें क्वेश्चन आता है तो ये जो 3 टर्म्स हैं, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम्स और सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल एंड एसेट्स, इसकी ही एडजस्टमेंट्स आएंगी। इसके अलावा किसी की भी एडजस्टमेंट नहीं आएंगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की और एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़नी है। अगर टीएस ग्रेवाल या फिर किसी और बुक में, डीके गोयल या एसके शर्मा बुक में दी हुई हैं, तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ इन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके अलावा जैसे इसमें दिया हुआ है एंट्रेंस और एडमिशन फीस और जनरल डोनेशन, उसको हमेशा हमें रेवेन्यू रिसीप्ट्स ही ट्रीट करना है। इसके अलावा आप इसको कुछ और ट्रीट नहीं करेंगे। पहले हमारे पास ऑप्शन था कि इनको हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी मान सकते हैं और कैपिटल रिसीप्ट्स भी मान सकते हैं, अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। लेकिन अब बोर्ड ने बोल दिया है कि आपको इसमें अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा इनको क्या मानना है, सीधा इनको आपको रेवेन्यू रिसीप्ट्स ही मानना है। अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। उसके अलावा यहाँ पर एक है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट आपको नहीं पढ़ना है। कई सारी बुक्स में सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जहां पर एनपीओ कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आया। तो इस तरीके का क्वेश्चन किसी भी बुक में अगर दिया हुआ है तो आप उसको सीधा उसको छोड़ दें, उसको आपको करना ही नहीं है। क्यों पढ़े हम, जब आना ही नहीं है तो क्यों पढ़े। वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया हुआ है, तो आपको वो सिलेबस में नहीं है तो उसको आपको नहीं लेना है। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। तो आपको क्या-क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो एनपीओ के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, फिर इसमें 3 टर्म्स हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इन तीनों के रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स का बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद बैलेंस शीट। उसके बाद ये कैसे तैयार होंगे, कैसे हम इनको प्रैक्टिकली बनाएंगे, कौन-कौन से टर्म्स इसमें यूज होंगी, इनका प्रोसीजर्स क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्कोप में इन्होंने बता दिया। स्कोप का मीनिंग है कि इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कुछ टर्म्स डिसाइड कर दिए हैं कि यही आपको पढ़ना है, यही ऐसे ही ट्रीट करना है, अपना दिमाग ना लगाएं। तो स्कोप में इन्होंने बता दिया कि आपको जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो 3 या 4 से ज्यादा नहीं होंगी, और वो जो एडजस्टमेंट होंगी वो जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड ओल्ड मटेरियल्स और सब्सक्रिप्शन में ही एडजस्टमेंट्स आएगी और किसी में एडजस्टमेंट नहीं आएगी। उसके अलावा इन्होंने बोल दिया है कि जो 3 टर्म्स हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास पहले ऑप्शन था एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस और जनरल डोनेशन, इनको आपको रेवेन्यू रिसीप्ट्स ही लेना है, आपको इनको कैपिटल रिसीप्ट्स नहीं लेना है, और ट्रेडिंग अकाउंट आपको नहीं पढ़ना है। बस इतना आप ध्यान रखें। उसके अलावा यहाँ पीछे लर्निंग आउटकम्स में दिया हुआ है, इसको हम नहीं देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो सारा ही पढ़ना है। तो बच्चों किसी भी चैप्टर पे कमांड बनाने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फंडास आपके क्लियर होने चाहिए, और किसी भी चैप्टर का जो बेसिक है, फंडास है, वो थ्योरी है। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि आप सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं तो आप चीजें कर तो लेते हैं लेकिन वो शैलो हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट्स रूट से स्ट्रांग नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं आपका फाउंडेशन इसमें स्ट्रांग करना चाहता हूं, तो मैं बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा। सबसे पहले हम थ्योरी पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि एनपीओ एक एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीओ। तो अगर एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। या तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है। तो अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है तो किसके लिए काम कर रही है, ये काम कर रही है वेलफेयर के लिए। किसका वेलफेयर, वेलफेयर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का,
या मेंबर्स के साथ-साथ जनरल पब्लिक का भी। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, कुछ ऐसी एनपीओज भी होती हैं जो सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है अपने मेंबर्स के लिए। मेंबर्स के अलावा किसी और के लिए, जनरल पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सोसाइटी में एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कॉलोनी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, क्योंकि कॉलोनी के जो लोग होते हैं उस वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मेंबर्स के लिए भी काम करती हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी काम करती हैं, दोनों के लिए काम करती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनपीओ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनपीओ? So what is the purpose? NPO organization are set up not to earn profit, rather to serve its members and or public without any motive to earn profit. तो एनपीओ का जो मेन पर्पस है वो केवल और केवल वेलफेयर है। वेलफेयर किसका? अपने मेंबर्स का और जनरल पब्लिक का। तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है एनपीओ की डेफिनेशन क्या है? तो आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि एनपीओ की डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की डेफिनेशन लिखनी है तो एज इट इज आपको बुक की ही डेफिनेशन लिखनी है। आप अपनी लैंग्वेज में भी आप उसको लिख सकते हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर टीएस ग्रेवाल की बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है उसको एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट इज एनपीओ? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि एनपीओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लिख देना है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो व्हाट इज एनपीओ? एनपीओ इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर, टू प्रमोट। फर्दर का मीनिंग यहाँ पर है टू प्रमोट, टू हेल्प फॉरवर्ड कल्चरल, education, health, religious and public services to public or its members, not with the purpose of earning profit, not with the purpose of earning profit। तो यहाँ पर एनपीओ क्या करता है कि एनपीओ एक ऐसी संस्था है जो बनाई जाती है, जो सेटअप की जाती है एक ऑब्जेक्टिव को लेके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, हमने कुछ लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल को सेटअप किया और उसका मोटिव है चैरिटी करना। किसका चैरिटी करना? हेल्थ सर्विसेज की चैरिटी करना। वो पब्लिक को भी कर सकती है या फिर जिन्होंने वो चैरिटेबल हॉस्पिटल सेटअप किया है उसके मेंबर्स को भी कर सकती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो मेंबर्स को भी सर्विस दे रहे हैं और जनरल पब्लिक को भी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनका अगर ये इस तरीके से सर्विस दे रहे हैं कि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जांपल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई भी इलाज कराने जाओ वहां पर फ्री है, तो वो किस तरीके की संस्था कहलाई जाएगी? एनपीओ कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि वो चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उतना चार्ज नहीं कर रहे हैं जितना बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं, उतना चार्ज कर रहे हैं जिससे उनका कॉस्टिंग निकल आए। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहलाएगी? इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीगल फॉर्म ऑफ एनपीओ? एनपीओ का लीगल फॉर्म मतलब आप एनपीओ कैसे बना सकते हैं, एग्जिस्ट कैसे करेगी एनपीओ? अगर आप एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो आपको इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। कैसे? एज ए ट्रस्ट और एज ए चैरिटेबल सोसाइटी। कोई भी एनपीओ है वो या तो एज ए ट्रस्ट सेटअप की जा सकती है। ट्रस्ट में क्या होता है, काफी सारे ट्रस्ट और चैरिटेबल सोसाइटी आप एक ही बात मान लें। इसमें क्या होता है, काफी सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एक ट्रस्ट बना लेते हैं और वो उसके प्राइम मेंबर्स बोले जाते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कंट्रीब्यूट भी करते हैं और अपनी सर्विसेज भी देते हैं। तो ये जो ट्रस्ट जब बन जाती है, ट्रस्ट में जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, बदले भी जा सकते हैं, इनके इलेक्शंस भी होते हैं। ये आपने सब कुछ पढ़ रखा है बीएसटी के अंदर। तो ये जो ट्रस्ट है आपको रजिस्टर्ड करानी होती है, या तो एज ए ट्रस्ट आप इसको रजिस्टर करा लें या फिर एज ए चैरिटेबल सोसाइटी आप इसको रजिस्टर्ड करा लें। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहलाएगी
एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो लीगल फॉर्म है वो ट्रस्ट और एक चैरिटेबल सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर मनी कम्स फ्रॉम फॉर एक्सपेंसेस इन एनपीओ। पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि यहाँ हम जो काम कर रहे हैं वो पैसा अर्न करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आएगा सबसे प्राइम जो इसका सोर्स है वो है मेंबर्स। मेंबर्स टाइम टू टाइम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मंथली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ईयरली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेंबर्स जब उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस तो आप जानते होंगे, जैसे आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन का मीन्स एक एनुअल प्लान, मंथली प्लान, एनीथिंग। तो इसको भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ही बोला जाता है। तो कंट्रीब्यूशन जो मेंबर जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। सबसे प्राइम, सबसे पहला जो सोर्स है वो है सब्सक्रिप्शंस। दूसरा है डोनेशन। डोनेशन मेंबर्स भी कर सकते हैं और जो मेंबर्स नहीं है वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उसका मेंबर नहीं हूं, तब भी मैं चाहता हूं कि मैं उसमें पैसा दूं, इन्फ्लुएंस हूं मैं उनसे, तो वो इस तरीके से भी डोनेशन आ सकता है, मेंबर से भी आ सकता है और आउटसाइडर से भी आ सकता है। तीसरा है मेंबरशिप फीस। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई मेंबर बनता है उससे एक मेंबरशिप फीस भी ली जाती है, वो भी एक सोर्स है इनकम का। तीसरा है एंट्रेंस फीस, वही मेंबरशिप फीस की तरह ही है एंट्रेंस फीस। उसके बाद लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये एनपीओ लोन ले सकती है और ग्रांट्स हेल्प, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस भी इनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से एनपीओ के पास पैसा आता है। तो आइए नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर फीचर्स। एनपीओ के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला एंटिटी। एंटिटी यहाँ पर एनपीओ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंबर्स अलग हैं और एनपीओ अलग है। इसका मीनिंग है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो जो एनपीओ है उस पे केस चलेगा, किसी पर्टिकुलर मेंबर्स पे नहीं चलेगा। जैसे कंपनी होता है, कंपनी में आगे आप पढ़ोगे कंपनी का भी एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो अगर कोई फ्रॉड होता है तो कंपनी पे केस चलता है, उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस पे केस नहीं चलता। ऐसा ही कुछ एनपीओ में भी है। सेकेंड है पर्पस। तो इसका मेन पर्पस क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। थर्ड है ऑनरशिप। So it is set up as charitable society or trust, thus it is not owned by any individual or group of individuals but belongs to the society। तो इसका ऑनर कौन है? इसका ऑनर कौन है? सोसाइटी ऑनर है। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर की ट्रस्ट बनी हुई है, मान लेते हैं 10 लोग की ट्रस्ट बनी हुई है, तो उन 10 लोगों का मंदिर नहीं है, उस सोसाइटी का मंदिर है वो। तो ये जो 10 पीपल्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, कुछ और लोग भी आ सकते हैं उसमें। तो जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा उस सोसाइटी की रहेगी। ट्रस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो उस ट्रस्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई और लोग भी आ सकते हैं। और समझ रहे हैं ना आप? कहने का मीनिंग है कि ऑनरशिप ट्रस्ट के मेंबर्स की नहीं है, ऑनरशिप किसकी है? सोसाइटी की है। उसके बाद प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ये तो आपको पता ही है। मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट कैसे देखा जाता है? तो एनपीओ इज मैनेज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमिटी। तो इसमें कुछ ट्रस्टीज होते हैं, मैनेजिंग कमिटी होती है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वो इसको, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। फंड्स। द फंड्स फॉर एक्सपेंसेस कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया कि कहाँ-कहाँ से इनके पास पैसा आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल सेशन की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या-क्या बनेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई गई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो ये 3 टाइप्स के अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहला है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। कैश बुक का जो 2 कॉलम होता है, जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं कैश और बैंक।
तो बिल्कुल सेम ही है प्रोसीजर इसका। तो कैश बुक का 2 कॉलम समझ लें आप, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है। तो यहां पर हम ये दिखाएंगे, इसमें क्या होगा कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा बिल्कुल कैश बुक की तरह। पैसा जो आ रहा है उसको डेबिट साइड लिख देंगे, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, उसको डेबिट साइड लिख दिया जाएगा। और जो पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और ये जो अकाउंट है वो किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर का है, या फिर इस ईयर का है, या फिर पिछले साल का है। हमें ओनली कैश बेसिस देखना है कि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देना है, पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट साइड लिख देना है। बहुत आसान है बनाना। अगर आपसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। पैसा आ रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। रेवेन्यू रिसीप्ट्स डेबिट साइड, कैपिटल रिसीप्ट्स डेबिट साइड, रेवेन्यू पेमेंट क्रेडिट साइड्स, कैपिटल पेमेंट्स क्रेडिट साइड। ये आपने पढ़ ही रखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती है, लेकिन फिर भी हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे वहां पर हम आगे इसको बिल्कुल थॉरोली पढ़ने वाले हैं। एक आइडिया मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करने से पहले तो दूंगा ही दूंगा। तो पहला अकाउंट कौन सा हो गया जी? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। कौन सी अकाउंटिंग? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप समझ लें कि बिल्कुल जो आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है। किस बेसिस पे बनेगा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। इसमें हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है सारी की सारी। जो नीचे क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब की आपको एडजस्टमेंट करनी है और एक ऐसा अमाउंट निकालना है जो कि सिर्फ इस साल को बिलोंग करे, वेदर पेड और नॉट। वेदर पेड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन आया 50,000, सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला? 50,000। इसमें से 5,000 पिछले साल के हैं, 50,000 कैश में मिला है, लेकिन इसमें 5,000 पिछले साल के भी हैं जो कि हमें नहीं मिले थे। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखें? हम 45,000 लिखेंगे। 5,000 इसमें से हटा देंगे क्योंकि जो 50 मिला है उसमें 5,000 पिछले साल का है। तो इस साल का कितना है? ओनली 45। तो आपको यहां पर कितना लिखना है? ओनली 45। ओनली 45। तो आपको वो अमाउंट निकालना है जो इस साल को बिलोंग करता है, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। सारी एडजस्टमेंट कहां पर होंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बनता है, लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसका नाम है फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे 3 टाइप्स की अकाउंटिंग हम फॉलो करेंगे। एनपीओ के अंदर हम कितने टाइप्स की अकाउंट फॉलो करेंगे? 3 टाइप्स की अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। सबसे पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसके बेसिस पर क्या बनता है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीसरा है फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज होगा कहां पर? बैलेंस शीट में। तो हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे क्या बन जाएगा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। फिर हम पढ़ेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में बन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हम सीखेंगे फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होगी बैलेंस शीट को बनाने में। ये आपका प्रैक्टिकल सेशन रहेगा जब मैं स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड बिजनेस फर्म। एनपीओ और बिजनेस फर्म में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो पर्पज फॉर विच इट इज सेटअप। पर्पज फॉर विच इट इज सेटअप, ये आपको पता ही है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इसको हम लिख देते हैं एनपीओ और ये हो जाएगा जी बिजनेस फर्म। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड और सोसाइटी विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। यहां पर एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होता है। बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में।
What is the main objective of the business? Is to earn profit. प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे भैया पैसा कहाँ से आएगा एनपीओ में? एनपीओ में पैसा आएगा, आपको पहले ही बताया था, सब्सक्रिप्शन से, एंट्रेंस फीस से, एडमिशन फीस से, फंड्स, लोन्स वगैरह। और बिजनेस में कहाँ से पैसा आएगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे ऑनर्स, और ये लोन ले सकती है, बिजनेस फर्म लोन ले सकती है अदर ऑर्गेनाइजेशन से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताई थी, यहाँ पर बनेगा 3, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। एनपीओ के अंदर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और बिजनेस फर्म में क्या बनेगा जी? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, सरप्लस और प्रॉफिट। एनपीओ के अंदर अगर आपकी जो इनकम है वो एक्सपेंसेस से ग्रेटर है, ज्यादा है, तो उसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता, यहां पर हम बोलते हैं सरप्लस। और अगर कम है तो उसको बोला जाता है डेफिसिट। तो यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, और बिजनेस फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जिसको सरप्लस बोलते हैं, एनपीओ में जिसको सरप्लस बोलते हैं, यहाँ पर बिजनेस फर्म में उसको प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे डेफिसिट बोलेंगे तो यहाँ पर लॉस बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो एनपीओ में प्रॉफिट यानी कि जो सरप्लस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मेंबर्स के बीच में, लेकिन बिजनेस फर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये डिफरेंस हो गया एनपीओ और बिजनेस फर्म के बीच में। हाँ जी, तो ये मैंने 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं ये क्या पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2 न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर्स सेट अप क्लिनिक फॉर इक्वल शेयर। They charge consulting fees from each patient at the rate of ₹500 per visit. At the same time, they give free consultation to patients who cannot pay their fees. Can this setup be termed as not-for-profit organization, or why? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एनपीओ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो 100% नो होगा। क्यों होगा नो? नो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो लोग क्या कर रहे हैं, ये कितना चार्ज कर रहे हैं? 500 पर विजिट। इसके अलावा ये फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं, लेकिन फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ पेशेंट से चार्ज भी कर रहे हैं। कितना चार्ज कर रहे हैं? 500 पर विजिट। ये बहुत ज्यादा है। ये हमें नहीं पता ज्यादा ही नहीं ज्यादा, लेकिन ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो ये एनपीओ नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। और रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज दे आर चार्जिंग फ्रॉम द few patients, from the some patients they are charging the consultancy fees from some patients, so they cannot be so this organization cannot be an NPO organization. Next question है, यहाँ पर कह रहे हैं कि value trust was started by a group of 5 persons for providing night shelters for homeless people, each donating ₹1 लाख। तो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर लिया, 5-5 लोगों ने 5 लाख रुपए हो गए। ये नाइट शेल्टर्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो जिनके पास घर नहीं है। Response to the project was extremely good and many people wanted to avail the facility and there was need for funds. तो इनको और पैसे की रिक्वायरमेंट है। कंपनी अप्रोच द ट्रस्टी मेकिंग अ प्रपोजल दैट दे विल गिव अ डोनेशन ऑफ ₹5 लाख अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड वुड आल्सो गिव इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹5 लाख। तो ये 5 लाख डोनेशन दे रहे हैं और एक 5 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री। तो trustee have raised queries whether the not-for-profit organization can take loan for its activities and have requested your opinion and also accounting of loan. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि एक एनपीओ सेटअप की गई है 5 लोगों के द्वारा, और इन्होंने 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है, तो 5 लाख रुपए हो गया। इनका काम देख के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इनकी हेल्प करना चाहती है, तो 5 लाख रुपए तो इनको डोनेशन दे रही है, उसके अलावा 5 लाख रुपए का लोन दे रही है इंटरेस्ट फ्री। तो अब इनका क्यूरी ये है, क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लोन ले सकती है क्या? क्या एनपीओ लोन ले सकती है? यस, एनपीओ लोन ले सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यस, बिकॉज एनपीओ कैन रेज द फंड्स थ्रू लोन ऑल्सो, ले सकती है। ये इनके मैनुअल्स में लिखा हुआ है,
इसका आंसर होगा यस, यस दे कैन टेक द लोन, दे कैन रेज द फंड्स थ्रू लोन ऑल्सो। तो बच्चों ये हमारा कुछ बेसिक कंप्लीट हो गया है एनपीओ का। अगर आपको इसमें कुछ और क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी होगी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के ऊपर। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकल एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो थर्ड जो टॉपिक होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होगा, उसमें हम टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे टोटल कमांड बना के उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके बाद सबसे लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी हम ले लेंगे 40 टू 50 के आसपास। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना।